हेलो एवरीबॉडी। आज हम प्रीवियस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कई तरीके की क्लास में डिवाइड किया। पहला ओपन चेन कंपाउंड, जिसमें हमने इस ओपन चेन कंपाउंड को ही एक और नाम दिया एलिफेटिक कंपाउंड, या इसी को हम कह सकते थे एसाइक्लिक कंपाउंड। ए मीन्स नो, यानी जब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड मेकअप होगा जिसमें कहीं कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रही होगी, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। और कुछ एग्जांपल्स लाइक मीथेन, इथेन, इथीन, एसिटिलीन या इथाइन एटसेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ओपन चेन कंपाउंड। ये ओपन चेन कंपाउंड जो मैंने इतने सारे फॉर्मूले आपको लिख करके यहाँ पर दिए, मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, इसको अगर हम स्ट्रक्चर के बेस पर देखें, अगर हम इसको स्ट्रक्चर के बेस पे एक्सप्लेन करते हैं, क्लासिफाइड विथ स्ट्रक्चर मीन्स कि किस तरीके का वो हमें शेप में दिखाई दे रहा है। अगर वो हमें स्ट्रेट दिखाई दे रहा है तो वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो गए। अगर वो हमें स्ट्रेट के साथ साथ कुछ उसके कार्बन में कैटिनेशन होने की वजह से वो कहीं भी कनेक्ट होता है, तो अगर वो ब्रांच फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो हम उसे ब्रांच चेन कंपाउंड कहेंगे। और अगर हम इस ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड को बॉन्डिंग के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं, तो बॉन्ड मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तब ये ओपन चेन कंपाउंड दो तरीके की क्लास में डिवाइड होंगे। वन इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनदर इज कॉल्ड unsaturated hydrocarbons. Saturated are also called paraffins. Paraffins word is made up of two words. One is called param and another is called affinity. Affinity means क्या हुआ? To be combination, मतलब किसी से एफिनेट होना, जुड़ जाना। तो अगर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हैं, जैसे कि हमने ऊपर आपको एक एग्जाम्पल दिया मीथेन के अगर चारों वैलेंसी बेटा हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है और हमने कहा कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, तो इज इट पॉसिबल कि ये कार्बन अपने में और किसी को ऐड कर सके? नहीं, ये ऐड नहीं कर सकता, ये केवल सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अगर इसको किसी और को अपने साथ कनेक्ट करना हो तो ये अपने हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और तब यहाँ पर किसी को ऐड करेगा, तब वो बनता है डिराइव प्रोडक्ट। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो सैचुरेटेड में ये दे आर सेटिस्फाइड पर्सन, और सेटिस्फाइड है सो दे आर कॉल्ड पैराफिन्स, बिकॉज पैरा मीन्स होता है लो और एफिनिटी मतलब होता है कनेक्टिविटी, यानी इसके अंदर सबसे कम कनेक्टिविटी के चांसेस होते हैं, सबसे कम एडिशन के चांसेस होते हैं। तो इसका मतलब इसका जनरल फॉर्मूला अगर हम डिराइव कर लें तो 1:4 का रेशियो। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया CnH2n+2। इज इट क्लियर? सेकेंड केस आता है हमारा, अगर हम बॉन्डिंग के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स। ओली मीन्स ऑयल, यानी इनका जो मटेरियल होता है वो कुछ स्टिकी टाइप का होता है, जो ऑयल के नेचर का होता है, ओलिफिन्स। और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी दो तरीके की क्लास में स्टडी किए जाएंगे। वन इज कंटेनिंग डबल बॉन्ड कंपाउंड्स एंड अनदर इज कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड। डबल बॉन्ड मीन्स जिसमें इन वर्ड है, अनसैचुरेशन है, 1 पाई बॉन्ड है। जितने पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं दे आर अनसैचुरेटेड, और जो अनसैचुरेटेड होंगे वो अपने में किसी भी चीज़ को ईजिली ऐड कर पाएंगे। इसका मतलब जितने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आप स्टडी करोगे, आगे पूरी इसकी क्लास है, तो ये जनरली हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेंगे, वेयर एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन को शो करेंगे। इज इट क्लियर? तो दो अलग अलग, अब यहीं से हमारे पास अगले
वीडियो का भी टर्म आ गया कि हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में भी जानें कि रिएक्शंस होती क्या है, और अगर रिएक्शंस में जो कंटेंट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट, जो अटैकिंग रिएजेंट, जो सबस्ट्रेट हमें रिक्वायर्ड होता है वो किस किस तरीके से वर्कआउट कर सकता है। तो ऐसे कंटेंट को हम कहते हैं अलग अलग तरीके की कैटेगरी के लिए। वन इज सब्स्टिट्यूशन, जिसने एक दूसरे को हटाया और उसकी जगह पे खुद जा कर के बैठ गया, और एडिशन मीन्स ऐड हो जाना, जुड़ जाना, क्योंकि अभी उसके पास वैकेंसी खाली है। तो अगर हम एल्कीन का जनरल फॉर्मूला देखें तो हमारे पास एल्कीन का फॉर्मूला था C2H4। आप बना के देख लीजिए, कार्बन में 2 डबल बॉन्ड लगाए और 2 वैलेंसी ये हुई 3 4, इस कार्बन को बनाया 3 4, तो नंबर ऑफ कार्बन्स आर 2 एंड हाइड्रोजन्स आर 4 एंड देन all valencies are satisfied. This alkene have 2 carbons and 4 hydrogen, यानी just double to the carbon। तो मैंने just double to the carbon का फॉर्मूला बना लिया कि अगर इसकी वैल्यू n है तो हाइड्रोजन हमेशा 2n होगा। सिमिलरली अगर हम ट्रिपल बॉन्ड का केस डिस्कस करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे इथाइन का बनाया है, आप भी बना के चेक कर लो कि CH कार्बन 2 और हाइड्रोजन भी 2, इसका मतलब इक्वल है। इक्वल है तो हमने यहाँ फॉर्मूला बना लिया CnH2n-2, डबल करके फिर -2 कर दिया तो फिर इसके बराबर आ गया। तो ये इनके जनरल फॉर्मूले हैं जिससे कि हमें होमोलोगस सीरीज़ को फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है। क्लियर। अब साइक्लिक कंपाउंड की बात आई तो ये तो ओपन चेन के बाद सेकेंड क्लास हमने जो स्टडी करी दैट इज कॉल्ड साइक्लिक चेन या रिंग चेन कंपाउंड। दिस cycle form compounds, cycle chain compounds are further classified into 2 parts, homocyclic and heterocyclic. What do you mean by homocyclic? Homo means same, cycle किसकी, एलिमेंट की, यानी अगर सेम एलिमेंट की साइकिल बन के तैयार होती है तब हम उसको कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर सेम का मतलब हुआ बच्चा कि पूरी की पूरी जो हमारी रिंग आएगी वो सिर्फ ओनली कार्बन से मेकअप होगी, तब हम उसको कहते हैं होमोसाइक्लिक। और अगर वो कार्बन के अलावा और भी किसी तरीके के एलिमेंट को अपने में इन्वॉल्व करेगी तब हम उसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। और इनके कुछ एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने N लगा दिया। अब देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 और छठवां 6th एलिमेंट हमारा क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया। और रिंग को हमने स्टेबलाइज करने के लिए सर्किल फॉर्म में, ये जो सर्किल हम दिखाते हैं इसका मतलब होता है डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। और इस कंपाउंड का नाम होता है पिरिडीन। पिरिडीन, क्लियर। इसी तरीके से बच्चा अगर हम 4 कार्बन में ले ले तो 1 ऑक्सीजन के साथ ले ले, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्यूरीन। तो ऐसे बहुत से कंपाउंड्स जो कि कार्बन के अलावा एक दूसरे किसी नए एलिमेंट को इन्वॉल्व करते हैं अपने साथ रिंग को फॉर्मेट करने के लिए, ऐसे क्लास को हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब पहली कैटेगरी हमारे पास थी होमोसाइक्लिक, और होमोसाइक्लिक को हम और इजी करने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज एलिसाइक्लिक एंड अनदर इज एरोमेटिक। व्हाट डू यू मीन बाय एलिसाइक्लिक? देखो छोटी सी चीज, एलिसाइक्लिक, यहाँ पे ये ए वर्ड इस ए से आया जहाँ पर हमने नो का वर्ड लिया था, और साइकिल वर्ड इस साइकिल की चेन से आया, यानी ये वाला वर्ड हमारा 2 कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है, इस एलिफेटिक का भी और इस साइक्लिक का भी। इसका मतलब इस क्लास में हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्कशन करेंगे जो दिखने में, रिजेम्बलेंस में, शेप में तो साइकिल फॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज़ में वो ओपन चेन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को ही एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर। जैसे कि हमने आपको पॉलीगन फॉर्मूले में बताया था पिछली वीडियो में भी कि जितने भी कार्बन हैं वो सब एक साइकिल के फॉर्म में है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। तो अगर ये 4 कार्बन का है तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन।
अगर ये 3 कार्बन का है साइक्लोप्रोपेन, अगर ये 5 कार्बन का है साइक्लोपेंटेन, अगर ये 6 कार्बन का है देन इट इज़ कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारे एलिसाइक्लिक की क्लास है, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा जी। दिस इज़ एसाइक्लिक एंड दिस इज़ एलिसाइक्लिक, दोनों में बहुत डिफरेंस है। कहीं पर भी कंफ्यूज होकर के अपने आंसर को गलत नहीं करेंगे। सेकंड क्लास हमने इसकी बनाई थी एरोमेटिक क्लास की, और एरोमेटिक जो है वो एरोमा वर्ड से डिराइव्ड होने वाली क्लास थी। कि जब हमने एरोमेटिक को केमिस्ट्री को इनिशिएट किया था, जब हमने इसके बारे में सोचा था, तो हमारा पहला फैक्टर यही आया था कि जो स्मेल कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे वो सारे के सारे एरोमेटिक होंगे। बट दिस थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि एलिफेटिक में भी हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसे अल्कोहल्स हैं, ईथर हैं, फॉर्मेलिन है। ये अपने आप में एक स्पेसिफिक स्मेल को रखते हैं, लेकिन ये ना तो साइकिल हैं ना ये एरोमेटिक हैं। तो इसका मतलब कि ये एक डेफिनेशन अप्रोप्रिएट नहीं थी। इस एरोमेटिक वर्ड को डिफाइन करने के लिए फिर हमने नई थ्योरीज़ को इन्वेंट करना शुरू किया। इस एरोमेटिक की क्लास को एरीन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरीन्स। इस एरीन्स को समझने के लिए उन्होंने कहा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होने की पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक इन नेचर, जैसे मैंने आपका ये बनाया 1 2 3 4 5 6, यानी जहाँ से चले थे वहीं पर पूरी साइकिल आकर के रुक गई। पहला कंटेंट। दूसरा उसने कहा मस्ट हैव कॉन्जुगेटेड टाइप ऑफ डबल बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेटेड टाइप ऑफ डबल बॉन्ड? कॉन्जुगेटेड, अब तक तो मैम आपने केवल डबल बॉन्ड की बात करी, अब आप एक स्पेसिफिक वर्ड और इंक्लूड कर रहे हो, कॉन्जुगेटेड। हाँ बेटा, अब जब आप सीनियर क्लास में आ जाते हैं तब आपके पास उसी एक फैक्टर के अंदर कई छोटे छोटे फैक्टर, कई छोटे छोटे टर्म्स, कई छोटे छोटे क्लासिफिकेशंस होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जब हमने डबल बॉन्ड की बात करी तो डबल बॉन्ड भी अब तक केवल हमने पढ़ा था कि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग के कारण मेकअप होता है, लेकिन ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कहाँ कहाँ पॉसिबल है। तो जब हमने डबल बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेनी चाहिए, तो डबल बॉन्ड आर ऑफ जनरली 3 टाइप्स। One is called isolated, another is called conjugated, and third one is allenes. What do you mean by isolated? Isolate मतलब क्या होता है? ये आदमी बहुत अलग अलग सा रहता है, बहुत आइसोलेट रहता है। इसी तरीके से बॉन्ड के केस में भी, डबल बॉन्ड में, ये बहुत आइसोलेट बॉन्ड है, इसकी कहीं कोई पोजीशन फिक्स नहीं है। ये पहले नंबर पे हो सकता था, फिर उसके बाद ये 7वें नंबर पे भी हो सकता था, फिर अगर हमारी चेन लंबी हो जाती तो मे बी ये 10वें नंबर पे भी हो जाता, यानी इसका कहीं कोई लोकेशन फिक्स नहीं है। दिस आर कॉल्ड आइसोलेटेड टाइप ऑफ डबल बॉन्ड। क्लियर? सेकेंड वन इज conjugated. Conjugated type of double bond is also called alternate type of double bond. Clear? तो conjugate को ही हमने एक और वर्ड दे दिया, alternate double bond. Alternate double bond का मतलब हुआ डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल. This type of arrangement is called conjugated type of double bonds. क्लियर? और एलीन्स होता है बेटा जब एक ही कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दैट टाइप ऑफ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एलीन्स, नॉट एरीन्स। फिर जैसे अभी इससे पहले आपको एक वर्ड मैंने बताया था ना कि ए साइक्लिक और एली साइक्लिक, छोटा सा डिफरेंस, वैसे ही अब यहाँ पर एक वर्ड हमारे पास आ गया एलीन्स, और दूसरा अभी आपने यहाँ पढ़ा एरीन्स। ये पढ़ा तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एरीन्स मीन्स अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एलीन्स मीन्स अ टाइप ऑफ डबल बॉन्ड्स।
हमें एरोमेटिक के लिए क्या चाहिए, कॉन्जुगेटेड या ऑल्टरनेट टाइप ऑफ डबल बॉन्ड। तो हमने यहाँ पर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाया 1 2 और 3। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तीसरा करेक्टर इसका आता है एरोमेटिक को प्रूफ करने का, एरोमेटिसिटी रूल। एरोमेटिसिटी रूल जो है वो हक्कल रूल को फॉलो कराना होता है। हक्कल रूल होता है बेटा 4n+2 सिस्टम, जहाँ पर n कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, मे बी 0 1 2 3 4 एनीथिंग एल्स। जब अगर मिनिमम फिगर में हमने 0 रखा तो ये 2 सिस्टम की बात करी, जैसे मैंने आपको एक ये एग्जांपल बताया। और अगर हमने 1 रखा तो 1 के बाद हमारा कैलकुलेशन आया 6 इलेक्ट्रॉन, 4 × 1 + 2 6 यानी पाई बॉन्ड को बनने के लिए 6 इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए रिंग के अंदर, तभी वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा, तभी वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, डबल बॉन्ड को हमने कहा था। तो अब अगर हम इस एक स्ट्रक्चर को, जिसे कि हम इतनी देर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम इसका डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर देखें तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसमें टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब इस एक स्ट्रक्चर ने हमारे एरोमेटिक होने की सारी कंडीशन को फॉलो कर लिया। साइकिल भी है, डबल बॉन्ड भी है और 4n+2 सिस्टम को फॉलो भी कर रहा है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दिस इज कॉल्ड पैरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आया C6H6 और इसका नाम होता है बेंजीन। Although it contain 3 double bonds, but it's a very stable compound because of resonance structure. Resonance भी एक phenomenon है और इस phenomenon के accordingly हम इस बेंजीन की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ बनाया तो इसका मतलब कि ये डबल बॉन्ड हम ऐसे भी तो बना सकते थे, इसके बीच में, इसके और इसके। तब आप अगर देखिए तो आपकी हमारे पास भी अभी भी हमारा करेक्टर वही था कि ये एक साइकिल को फॉर्म कर रहा था और ये साइकिल में 3 डबल बॉन्ड थे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो इनमें केवल बॉन्ड की पोजीशन ही तो हमें अलग करनी थी। इसको भी तो हम एरोमेटिक मान सकते थे, क्योंकि ये भी साइकिल है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाँ इसमें ऊपर वाले की तरह बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों ही बेंजीन है। तो इसका मतलब दोनों में अगर बॉन्ड की पोजीशन को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो जो इसका रिजल्टेंट फिगर निकालते हैं, जब हम इक्वेशन लिखते हैं, तब हम इसको जनरली इसके अंदर सर्किल बना देते हैं और ये सर्किल डिफाइन करता है डी लोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन को, यानी कि उसकी पोजीशन कहीं भी फिक्स नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड बेंजीन। तो ऑल द स्ट्रक्चर those resembles with the benzene are categorized in the benzenoid class। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला तो मैंने आपको लिखा बेंजीन, दिस इज कॉल्ड बेंजीन, क्लियर। अब अगर इस बेंजीन का एक H हटा दूं, यानी अब मैं इसके थोड़े से डेराइव प्रोडक्ट की बात करूं, तो वो भी तो सारे के सारे एरोमेटिक हैं और बेंजीन की तरह दिखाई दे रहे हैं। उनको भी तो हम बेंजीन का या एरोमेटिक कंपाउंड का हिस्सा मान सकते हैं। अगर मैंने इस एक बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पर CH3 लगा दिया, दिस इज कॉल्ड टॉलुइन, क्लियर। और अगर मैंने 2 बेंजीन रिंग को फ्यूज करा दिया पैरेलल, ये भी बेंजीन की तरह ही दिख रहा है, इसको बोला जाता है नेप्थलीन।
क्लियर। तो ये सारे के सारे हमारे स्ट्रक्चर कौन से आ गए, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। दूसरी क्लास आई नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी जो एरोमेटिक तो हैं लेकिन वो बेंजीन के स्ट्रक्चर को शो नहीं कर रहे हैं। तो उनके कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ ऊपर बना के देख लेते हैं बेटा। एग्जांपल्स ऑफ नॉन बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल में पहला एग्जांपल आप लिख सकते थे एज्यूलिन। इट्स अ एरोमेटिक कंपाउंड। और यहाँ पर इसके साथ एक चार कार्बन की रिंग फ्यूज़ हो जाएगी, और चार कार्बन की जब रिंग फ्यूज़ हो जाएगी तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक। यहाँ पर हमारे पास 6 की जगह 7 कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ऑल्टरनेट तो नहीं आएगा, क्योंकि एक कार्बन हमारा लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इसको स्टेबल बना देगी, जिसकी वजह से ये रिंग के अंदर स्टेबल स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा और एरोमेटिक की क्लास में इंक्लूड किया जाएगा। या एक एग्जांपल आप और पढ़ सकते थे, ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन, दिस इज ऑल्सो अ aromatic non-benzenoid compound. Like this one. डबल सिंगल डबल। अब यहाँ पे ये दोनों का जो सिंगल है वो इस डबल की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाएगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर। तो आपको एरोमेटिक समझ में आया। ये एरोमेटिक दो तरीके की क्लास में आया, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड यानी बेंजीन के करेक्टर का कॉन्स्टिट्यूएंट, बेंजीन का यानी एरोमेटिक होने के लिए ये 3 करेक्टर, साइक्लिक, डबल बॉन्ड और एरोमेटिक करेक्टर। तो अब हमारे पास ये 2 वर्ड और बचे रह गए, एक एंटी एरोमेटिक और एक नॉन एरोमेटिक। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, इसको भी हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में कहाँ डिफरेंस है। देखो बेटा, नेक्स्ट है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्लास इज हेडिंग कर लेते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसकी भी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है बेटा कि पहला तो वही रूल कि ये साइक्लिक नेचर हो। चलिए हमने बना लिया इसका ये साइक्लिक नेचर, यानी फर्स्ट कंडीशन इज मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर, सेम। सेकेंड इज ऑल्सो कॉमन, मस्ट हैव कॉन्जुगेटेड टाइप ऑफ डबल बॉन्ड, यानी सेकेंड कंडीशन भी कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। बना लीजिए, पहला साइकिल वाला रूल फॉलो करा दिया, दूसरा डबल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तीसरा करेक्टर जो यहाँ पर ये कहता था कि एरोमेटिक के लिए हक्कल रूल होना चाहिए, यहाँ पे कहता हक्कल रूल नहीं, खाली 4n सिस्टम को 4n पाई सिस्टम को फॉलो करें। अब यहाँ पर n की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर 0 कर दोगे तो 0 हो गया, तो यानी यहाँ पर n की इंटीग्रल वैल्यू 1 से शुरू होगी।
और अगर 1 से शुरू होगी तो 4 × 1 = 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब आप अपने इस स्ट्रक्चर को, जो कि हम लोगों ने एग्जाम्पल के फॉर्म पे बनाया कि ये है साइकिल, ये वाली कंडीशन, उसके बाद alternate double bond, single bond, double bond, single bond, this rule is also follow. थर्ड वन इज 4n, 4n का मतलब 4 पाई, 4 पाई डबल बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, 1 2 3 4, तो इट मीन्स इट ऑल्सो फॉलोज द थर्ड रूल. सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड is called anti-aromatic compounds. And last one is non-aromatic. ऑब्वियस सी बात है कि ये नॉन मतलब नहीं और एरोमेटिक मतलब जो ना तो एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो. इन दोनों की क्लास के अलावा जितने कंटेंट आएंगे, वो चाहे ओपन चेन हो, चाहे वो ए साइक्लिक हो, एली साइक्लिक हो. एली साइक्लिक को भी हमने बेसिकली एंटी एरोमेटिक में बांट दिया. ओपन चेन हो, ब्रांच्ड हो, ये सारे के सारे हमारे नॉन एरोमेटिक की क्लास में आएंगे. तो आई थिंक कि अब आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी हमें कितनी तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करनी है और कितनी तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, उनके नाम के बारे में जानना है, ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा. ओके, तो पहले आप इतने फिगर को एक बार अपने दिमाग में पिक्चर को क्लियर करिए और कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि बार बार केमिस्ट्री में एब्रीविएशन फॉर्म में आएंगी, जिसकी लिस्ट मैं आपको चाहती हूँ कि कम से कम हर कुछ दिन के बाद कुछ वर्ड्स को आपको पता होना चाहिए. जैसे IUPAC लिखते समय ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लिखते नहीं हैं, हम एज्यूम करा देते हैं कि बच्चे को पता है. अब पता कैसे हैं, जब हम बताएंगे तभी तो आपको पता चलेंगी. तो कुछ एब्रीवेटेड वर्ड्स भी हैं बेटा, जिन्हें कि आपको लर्न कर लेना चाहिए, क्योंकि ये लाइक का ABCD होती हैं हमारी इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच की. जैसे बहुत जगह आपको ALC लिखा हुआ मिलता है, ऑर्गेनिक में ALC बहुत कॉमन होता है. तो यहाँ पर ALC का मतलब होता है एल्कोहलिक. क्लियर. बहुत जगह आपको AQ लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब होता है एक्वस. एक्वस. इसी तरीके से आपको यहाँ पर कई जगह लिखे हो दिखा ANHY, मतलब एन हाइड्रस. क्लियर. कई जगह आपको कैपिटल A स्मॉल r मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में वो आपसे बात कर रहा है. क्लियर. इसी तरीके से जब आप और ऑर्गेनिक के बीच में इंट्रोड्यूस होने लगेंगे, तब वहाँ पर कुछ रिएक्शंस के बारे में जब कहा जाता है, तो रिएक्शन हमेशा जो है वो दो वर्ड्स के फॉर्मेशन से होता है. वन इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड अनदर इज कॉल्ड प्रोडक्ट. ये बेटा बहुत बेसिक बात है जो आपको रिकॉल करा रही हूँ कि रिएक्शन जो है वो दो टर्मिनोलॉजी का गेम होता है. वन इज रिएक्टेंट एंड अनदर इज प्रोडक्ट. एंड मोस्ट प्रोबेबली रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं हम लोग, और प्रोडक्ट हमेशा हम लोग राइट हैंड साइड में देते हैं. रिएक्टेंट कैसे बना? रिएक्टेंट एक अकेला तो होगा नहीं. रिएक्टेंट के लिए भी जब दो चीज़ें आपस में कंबाइन होंगी तभी वो प्रोडक्ट फॉर्म की तरफ मूव करेंगी. तो रिएक्टेंट हमेशा सबस्ट्रेट और दूसरा वर्ड होता है अटैकिंग रिएजेंट. यानी किसी सबस्ट्रेट पर जब कोई चीज़ अटैक करती है तभी हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है. इज इट क्लियर? अब ये सबस्ट्रेट का नेचर क्या है, सारी ऑर्गेनिक यहीं से स्टार्ट होती है कि सबस्ट्रेट का नेचर क्या है. अगर नेचर हम जनरली देखें तो हमने कहा कि ऑर्गेनिक इज द ब्रांच वेयर वी स्टडीज द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. एंड कार्बन शोज विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग? कोवेलेंट बॉन्डिंग. क्लियर. अब ये कोवेलेंट बॉन्डिंग भी आपने पढ़ा, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट या
ट्रिपल कोवेलेंट के बारे में, यानी बॉन्ड कितना कैसा वीक है उस हिसाब से ये अटैकिंग रिएजेंट अगर इस सबस्ट्रेट पे रिएक्ट करेगा तभी हमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट की यील्ड के बारे में पता चलेगा। सिंपल सा एग्जांपल है, हम और आप हैं इस समय यहाँ पर सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट इन द सेंस कि आप सीखने के लिए हैं, जिसके पुराने विचारों को, पुराने बॉन्ड्स को, पुरानी केमिस्ट्री को हमें कुछ हद तक उसके बॉन्ड्स को वीक करना है, वीक करके उसके उस पॉइंट्स पर अटैक कराना है, और अटैक करा करके ही हम आपकी ग्रोथ को, हम आपके रिजल्ट को इफेक्ट कर पाएंगे। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि कोई एक बच्चा ऑर्गेनिक से डर रहा है। अगर साइंस में, केमिस्ट्री में मेरे पास 3 ब्रांच है और 3 ब्रांच में से बच्चा किससे डरता है, ये सबस्ट्रेट है, और सबस्ट्रेट में जिस जगह पे पॉइंट वीक होगा हमको वहीं पे अटैक करना इजी होगा, और उस वीक पॉइंट पे अगर हम वर्कआउट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उस वीक को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया, और स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे प्रोडक्ट की यील्ड मैक्सिमम आती है। तो मेन जो टारगेट होता है किसी भी रिएक्शन का, वो ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकेज और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? अब ओल्ड बॉन्ड कितना वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है, किस तरीके के बॉन्ड शिफ्टिंग की बात करेगा, इसको भी अगर आप देखें तो हमने क्या कहा कि कोवेलेंट बॉन्डेड। कोवेलेंट बॉन्डेड का मतलब कि अब अगर मेरे पास एक कंपाउंड है ए और बी, ठीक, ए का एक इलेक्ट्रॉन, बी का एक इलेक्ट्रॉन। पहले तो हमने यही कहा ना कि हम पहले इस सबस्ट्रेट का नेचर तो देखें, ये करना क्या चाहते हैं, ये पढ़ना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, अपनी साइकोलॉजी को चेंज करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, और अगर नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं चाहते हैं, और उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली ही हम सिस्टम को आगे मूव करा पाएंगे। इसी तरीके से बेटा, अगर हमने एक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल अपने दिमाग पे रखा कि हमारे पास एक कंटेंट था ए और बी, और ये दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने आप को बाइंड अप कर रखा था। जब ये ब्रेक होता, यानी अब हमने इसको माना सबस्ट्रेट, अब अगर हमने इसको अपना सबस्ट्रेट डिफाइन कर लिया तो अब इस सबस्ट्रेट को पहले तो हम तोड़ें यानी ओल्ड बॉन्ड का फिजन करें, फिजर यानी क्लीवेज शो करें। तो क्लीवेज भी 2 तरीके के फिगर को डिफाइन करेगा। कौन कौन से 2 तरीके हो सकते थे? या तो ये होमोलिटिक फिजन को देता या ये हेट्रोलिटिक फिजन को देता। होमो मीन्स इक्वल, लिटिक मीन्स फिजन, यानी इक्वल फिजन। इक्वल फिजन का मतलब ये वाला ए वाला इलेक्ट्रॉन ए के पास चला जाए और बी वाले का बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास चला जाए। तो जब ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन अपने अपने के पास ले गया तो एक स्पीशीज़ बन गई ए और दूसरी स्पीशीज़ बन गई बी। ऐसी फ्री स्पीशीज़ जिसके ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम अभी आगे चल के जब और डिटेल पढ़ेंगे तब इसको आपको बताएंगे कि इनको कहा गया फ्री रेडिकल्स। और अगर ये हेट्रोलिटिक फिजन दिखाता है, हेट्रो मीन्स अनइक्वल, अनइक्वल मीन्स अब ए और बी में से किसी के मन में बेईमानी आ जाती, कोई ज़्यादा पावरफुल हो जाता, किसी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो जाती, जिसकी ज़्यादा हो जाती वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले जाता और एक के पास कुछ नहीं बचता। तो जब दोनों एक आदमी के पास चले गए तो लेने वाला हमेशा बोरोअर और देने वाला हमेशा डोनर। डोनर यानी यहाँ पर हमारे पास 2 डिफरेंट स्पीशीज़ बनती, वन इज़ कॉल्ड कैटायन एंड अनदर इज़ कॉल्ड एनायन। बेटा ये जो मैं एब्रिविएशन के बाद इस एक फिगर को बता रही थी, क्योंकि यहाँ पर अभी हम जब आपको अटैकिंग फिगर की बात करेंगे तो भी 2 तरीके के अटैकिंग फिगर यहाँ बार बार आते हैं, जिसमें हम EDG लिख देते हैं। इसको खाली एब्रिविएशन पार्ट को बताने के चक्कर में मुझे आपको
इतनी फिगर और बतानी पड़ी कि ईडीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इसी तरीके से अगर ये लगा लिख लेता EWG, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर? तो ये छोटे छोटे वो टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको जनरली पूरी केमिस्ट्री में दिखाई देती रहेंगी। तो यहाँ पर जब हमने कैटायन और एनायन बनाए, तो अब आप देखिए कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट था उसने 3 तरीके की फिगर हमको बना करके दे दी। या तो फ्री रेडिकल बनाएगा, या कैटायन बनाएगा, या एनायन बनाएगा। अब इनमें से हमारे पास क्या चीज़ बन के आएगी, उसके बेस पर हमारा अटैकिंग रिएजेंट काम करेगा। क्लियर? अटैकिंग रिएजेंट काम करेगा जो स्पीशीज़ हमारे पास आई है उसके अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब अगर कैटायन आया है तो ऐसी फिगर आएगी जो इसको लव कर सके, ऐसी फिगर आएगी जो इसको लव कर सके। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या चीज़ अटैक करेगी? कोई भी निगेटिव। निगेटिव क्या होगी? बोलो बोलो। न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियस लविंग। और न्यूक्लियस किस नेचर का होता है? पॉजिटिव नेचर का होता है। तो हमारे पास कैटायन किस नेचर का है? पॉजिटिव नेचर का है। इसका मतलब इस कैटायन पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तभी वो प्रोडक्ट को फॉर्म कर पाएगा। क्लियर? इसी तरीके से बच्चे अगर हम एनाइंस की बात कर लें तो एनाइन में हमारे पास निगेटिव फैक्टर है, और निगेटिव पे कौन सी चीज़ अटैक करेगी? पॉजिटिव, बिकॉज अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो जो पॉजिटिव होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन को कौन लव करेगा? जो पॉजिटिव नेचर का होगा या न्यूट्रल स्पीशीज़ होगी। ऐसे 2 फिगर जो डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स के होंगे वो ही इस एनायन पर अटैक करेंगे, और जब अटैक करेंगे तभी वो प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे, और जब वो प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे तभी हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी। और यही एक रिएक्शन की छोटी सी स्टोरी है। जब आप इस रिएक्शन की स्टोरी को समझ लेंगे तब आप ऑर्गेनिक को समझने के लिए रेडी हो जाएंगे। और तब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी IUPAC यानी अब रिएक्शन में यूज़ होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस नाम से आप प्रोनाउंस करोगे, किस नाम से मैं आपको प्रोनाउंस करके दूंगी कि आप लिख पाएँ और अपने फाइनल प्रोडक्ट को अचीव कर पाएँ। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। आप इसको देखिए, इससे अपने नोट्स को बनाने की कोशिश करिए ताकि आप बेटर ऑर्गेनिक का रिजल्ट देखो। ऑर्गेनिक बेटा एक दिन का काम नहीं है, और ऑर्गेनिक टफ नहीं है। ऑर्गेनिक केवल और केवल डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस पर। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लिख के करेंगे, क्योंकि कार्बन की जो 4 वैलेंसी है पूरा गेम ही 4 वैलेंसी का है, तो जितनी ज़्यादा बार आप इसको लिखेंगे उतनी आपकी ऑर्गेनिक की मिस्टेक्स कम होगी। इज इट क्लियर?